हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। कल गाइस यहाँ पे 5 ऑफ जन को एसबीआई क्लर्क का डे 1 का पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है सभी शिफ्ट का। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कौन से क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे लेवल क्या था एग्जाम का, एंड गाइस आपका यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर क्या होना चाहिए, आपकी गुड अटेम्प्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसी वीडियो में हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे गुड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आपको कैसे डील करना है ये भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड जिनका भी पेपर आ जाए गाइस, एंड यहाँ पे 11th एंड 12th को है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको काफी सारा क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो आपका भी काम है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शेयर कर दीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन कौन से आए थे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लरिकल का भी कौन सा भी पेपर रहने दो, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब 13 से लेके 15 क्वेश्चन तक यहाँ पे वेरी करते हैं। तो 15 क्वेश्चन के यहाँ पे 15 मार्क यहाँ पे आपके हो गए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे शिफ्ट नंबर 1 में नहीं देखने को मिला था। ठीक है, एंड वही गाइस यहाँ पे शिफ्ट नंबर 4 में ये सिंप्लीफिकेशन के थोड़े डेसिमल टाइप में क्वेश्चन आए थे, जो कि थोड़े यहाँ पे मॉडरेट लेवल के थे, तो शायद नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अब गाइस ये सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आए थे, अरिथमेटिक के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपका पेपर होता है यहाँ पे 35 मार्क्स का। तो यहाँ पे कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए? 25 मार्क्स कंप्लीट हो गए। एंड गाइस यहाँ पे डी आई थी एक, जो कि एकदम इजी लेवल की थी, ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन नहीं थे। डीआई पे यहाँ पे 5 मार्क। ठीक है, तो कितने मार्क कंप्लीट हो गए गाइस? यहाँ पे 30 मार्क कंप्लीट हो गए, एंड यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज पे यहाँ पे 5 मार्क आए थे। ठीक है, तो ऐसे आपके यहाँ पे 35 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे सबसे पहले अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे बिगनर है, अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो उन्हें भी यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम एक्चुअली में कैसा होता है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्लरिकल का पेपर है तो एकदम ज्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे पीओ। अब गाइस ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलिए इसके साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अ मैन इन्वेस्टेड यहाँ पे 16,000 एट अ रेट ऑफ 12.5% पर एनम। इसका मतलब एक साल में उसका यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ पे 1 ईयर का उसका यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट यहाँ पे 12.5% होगा। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/8 आती है। इसे हम कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे 8 का यहाँ पे 8 का 12.5% क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 8 यूनिट होगा तो उस पे यहाँ पे 12.5% का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 12.5% का इंटरेस्ट मतलब 8 का 12.5% क्या आता है, 1 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट, तो वो वैल्यू यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितनी बन जाएगी, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो फाइनल अमाउंट क्या बन जाएगी गाइस, यहाँ पे 9 यूनिट बन जाएगी। एक यूनिट अगर मैं ऐड करूंगा तो ठीक है, तो एक यूनिट क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया 8 यूनिट, ये प्रिंसिपल हो गया, एंड 9 यूनिट क्या हो गई, फाइनल अमाउंट हो गई। ये किसके बारे में है, यहाँ पे एक ईयर के बारे में। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे पर एनम बोला है ना, यहाँ पे 12.5% पर एनम मतलब एक साल का यहाँ पे 12.5% इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साल में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है, एक साल में इंटरेस्ट यहाँ पे 1 यूनिट बन रहा है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे क्या बोला है यहाँ पे, फॉर अ सर्टेन ईयर एंड द अमाउंट बिकम यहाँ पे 32,000। ठीक है, अब गाइस वो एक पर्सन है जिसने यहाँ पे 16,000 इन्वेस्ट किए होंगे इस रेट के साथ कुछ यहाँ पे ईयर्स के लिए, एंड फाइनल अमाउंट कितनी बन गई है, यहाँ पे 32,000 बन गई है। फाइंड हाउ मेनी ईयर्स अ मैन इन्वेस्टेड, तो उसने यहाँ पे कितने ईयर्स तक यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट की होगी, तब जाके ये 16,000 के यहाँ पे 32,000 हो गए होंगे। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के यहाँ पे 32,000 हुए होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो अपने को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है गाइस, यहाँ पे 16,000 है, अमाउंट कितनी हो जाएगी 32,000, तो यहाँ पे 16,000, ठीक है, 32,000। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों का रेशियो लूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1:2 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का लग गया, यहाँ पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट लग गया। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे 1 यूनिट होगा, एंड अगर यहाँ पे फाइनल अमाउंट 2 यूनिट होगी, तो उस पर यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट लग गया, 1 यूनिट का इंटरेस्ट लग गया। इतना सभी को समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे प्रिंसिपल हमने कितना अज्यूम किया था गाइज, प्रिंसिपल तो हमने यहाँ पे 8 यूनिट अज्यूम किया था, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो इसे 8 बना
आते हैं, इस रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इस रेशियो को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 इंटू वन क्या आता है, 8 इंटू वन यहाँ पे 8 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू एट क्या आता है, 2 इंटू एट यहाँ पे क्या आता है 16 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 इंटू एट यहाँ पे 16 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 16 यूनिट मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे इंटरेस्ट कितने से बढ़ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट 8 यूनिट से बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितने से बढ़ गया, 1 यूनिट से बढ़ गया। बट यहाँ पे एक साल में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 साल आ जाएगी। इसका मतलब उसका 8 साल बाद यहाँ पे प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 8 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर था, जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को यहाँ पे डिफिकल्ट जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अब ये एवरेज के ऊपर सवाल है, एवरेज एंड एजेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज एंड वेट के ऊपर, एवरेज वेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे 10% का एवरेज वेट कितना है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है गाइज, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे सम और यहाँ पे यन आता है। सब मतलब क्या, ये सभी यहाँ पे 10 बंदों का यहाँ पे वेट, ठीक है। सभी यहाँ पे 10 बंदों का यहाँ पे वेट अपॉन में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने बंदे, तो यहाँ पे कितने बंदे, यहाँ पे 10 बंदे। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं सम करूंगा तो एवरेज इंटू यन आ जाएगा, ठीक है। सम का फार्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज इंटू यन। तो यहाँ पे 10% की अगर मैं यहाँ पे सम निकालना चाहूंगा, ठीक है, 10% की अगर मैं यहाँ पे सम निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सम इज इक्वल टू क्या आता है, एवरेज इंटू यन आता है। तो सम कैसे आ सकती है गाइज, यहाँ पे सम इज इक्वल टू एवरेज कितना है, यहाँ पे 50 kg है, यन मतलब कितने नंबर ऑफ बंदे, 10 नंबर ऑफ बंदे। तो 50 इंटू 10 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 500 क्या आ जाएगी, यहाँ पे 500 kg। इस यहाँ पे 10 लोगों की यहाँ पे सम आ जाएगी, ठीक है। ये कितने बंदे के लिए, यहाँ पे 10% के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। 10% की सम कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 50 kg आ जाएगी। अब आगे क्या बोला है, अ पर्सन लेफ्ट द ग्रुप, ठीक है। मतलब ए नाम का जो भी पर्सन होगा वो यहाँ पे ग्रुप को लेफ्ट करता है, एंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप डिक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। इसका मतलब पहले कितना था, एवरेज 50 था, अब डिक्रीज बाय 1। इसका मतलब अब एवरेज कितना हो गया, अब यहाँ पे ए ने छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 10% थे, उसमें से ए ने अगर छोड़ दिया होगा तो अब यहाँ पे कितने परसेंट बच जाएगी, 9% बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 9% की सम क्या आ जाएगी, 9% की सम, यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा बोला है, यहाँ पे 49 बोला है, क्योंकि क्या यहाँ पे बोला है ना कि एवरेज डिक्रीज बाय 1, एवरेज डिक्रीज होता है 1 से। तो पहले कितना था, पहले एवरेज यहाँ पे 50 kg था, अब कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 1 से, मतलब यहाँ पे 49 हो जाएगा। एंड यहाँ पे यन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितने बंदे, 9 बंदे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 50 में से अगर मैं 9 कम कर दूंगा तो 450 में से 9 कम 441 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कैसे किया, 49 को यहाँ पे 50 माइनस 1 लिया, एंड यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 50 इंटू 9 क्या आता है, 450 आता है, 9 इंटू माइनस 1 क्या आता है, -9 आता है, तो यहाँ पे 441 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन कैसे किया मैंने। अब गाइज यहाँ पे क्या वैल्यू थी, यहाँ पे तो कितने बंदे थे, यहाँ पे 10 बंदे थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बंदे हो गए, 9 बंदे हो गए। तो यहाँ पे एक बंदा लेफ्ट करता है, मतलब यहाँ पे ए यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो 10 लोगों का यहाँ पे वेट कितना था, पहले यहाँ पे 500 kg था, अब यहाँ पे 9 लोगों का वेट कितना हो गया, यहाँ पे 441 kg हो गया है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे वेट कम हो गया है, इसका मतलब ये कम हुआ होगा वेट जो होगा वो एब्सोल्युटली 101% किसका होगा, यहाँ पे ए का होगा। तो यहाँ पे वेट कितना कम हो गया है, यहाँ पे 500 से 441 हो गया है, तो यहाँ पे 59 kg क्या हो गया है, 59 kg कम हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे 59 kg कम हो चुका है, बट यहाँ पे ए यहाँ पे छोड़ के जाता है, इसका मतलब वो कम हुआ होगा जो वेट होगा वो यहाँ पे 101% किसका होगा, यहाँ पे ए का होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट रहने दो गाइस, कौन से भी क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर मेरे ईमेल आईडी पे बताना है। आप यहाँ पे दिन रात कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे विद सॉल्यूशन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या फिर इसी चैनल पे यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। अब आगे क्या बोला है, इफ वन न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप। अब यहाँ पे फिर से क्या बोला है, अब यहाँ पे एक नया बंदा ग्रुप को ज्वाइन करता है। आगे क्या बोला है, इफ न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप ऑफ द रिमेनिंग पीपल
देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम्स 52। तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाता है, यहाँ पे एवरेज यहाँ पे 52 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 52 इंटू क्या करना पड़ेगा 10, क्योंकि यहाँ पे 9 बंदे थे, फिर से यहाँ पे एक बंदा ज्वाइन होता है तो फिर से यहाँ पे कितने बंदे हो गए 10 पर्सन हो गए। तो यहाँ पे 10 पर्सन की सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे एवरेज इंटू यहाँ पे n मतलब टोटल नंबर ऑफ बंदे आ जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 520 यहाँ पे केजी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट, मतलब यहाँ पे ए का वेट किसने लेफ्ट किया था, यहाँ पे ए ने लेफ्ट किया था, तो ए का वेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे ए एंड किसके बारे में बोला है, पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप एंड पर्सन हु ज्वाइन द ग्रुप। अब यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे ज्वाइन करता है तो उसका वेट कितना होगा गाइस, यहाँ पे कितने से वेट बढ़ गया, अगर गाइस एक बंदा यहाँ पे ज्वाइन होता होगा तो यहाँ पे 441 से यहाँ पे 520 वेट हो जाता है, ठीक है। तो कितने से वेट इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 59 69, ठीक है, एंड 79 से वेट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे एक नया बंदा ज्वाइन होता है, इसे हम यहाँ पे बी नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी का वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 79 केजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी का वेट 79 केजी है तो आपसे क्या बोला है, जो बंदा यहाँ पे छोड़ के जाता है एंड जो बंदा यहाँ पे नया ऐड होता है उनका यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 79 केजी माइनस यहाँ पे 59 केजी निकालना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 केजी मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे 20 केजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ये इजी लेवल की क्वेश्चन है गाइज, इसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसमें मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 30 to 40 सेकंड में इसका यहाँ पे आइडियल टाइम माना जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3। तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी की प्रेजेंटेज क्या है, यहाँ पे 1:, यहाँ पे क्या है 3 है, ये क्या है यहाँ पे प्रेजेंटेज है। अब आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 2:3, ठीक है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे ए एंड सी की रेशियो क्या है, यहाँ पे 2:3 है। तो एक जगह पे ए यहाँ पे 1 यूनिट है, एक जगह पे ए यहाँ पे 2 यूनिट है, तो दोनों ही को यहाँ पे इक्वल बना देते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे 1 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे 2 से करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेशियो को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नए रेशियो क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 यूनिट मिल जाएगा, बी यहाँ पे 6 यूनिट मिल जाएगा, एंड यहाँ पे अब यहाँ पे ए 2 यूनिट है, यहाँ पे भी ए 2 यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों रेशियो को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो हमें ऐसे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, ए एंड बी का रेशियो था एंड ए एंड सी का रेशियो था, तो ए बी सी इन तीनों रेशियो को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब आगे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 2 ईयर। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट एज ए एंड सी का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 2 ईयर का है ऐसा बोला है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है, डिफरेंस तो आपको 3 यूनिट माइनस यहाँ पे 2 यूनिट का आता है, 1 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 ईयर आ जाएगी, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी 14 ईयर हेंस। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 ईयर है तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू मतलब ए की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 ईयर हो जाएगी। यहाँ पे बी की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 इंटू 2 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 ईयर आ जाएगा। एंड यहाँ पे सी की प्रेजेंटेज क्या आ जाएगी, सी 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ईयर आ जाएगी। तो यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे सी, इन यहाँ पे तीनों का यहाँ पे 14 ईयर के बाद यहाँ पे एज क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ए की 14 ईयर के बाद एज क्या होगी, यहाँ पे 14 प्लस 4 मतलब यहाँ पे 18 हो जाएगी, ठीक है। इसकी एज यहाँ पे 14 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे 26 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 प्लस 14 क्या आता है 26 आता है। इसकी एज यहाँ पे 14 ईयर बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे इन तीनों की सम क्या आ जाएगी, क्योंकि आपसे क्या बोला है, इन तीनों की सम निकल लीजिए यहाँ पे 14 ईयर के बाद। तो यहाँ पे 20 प्लस 26 क्या आता है 46 आता है, 46 प्लस 18 क्या आता है 54 एंड 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 64 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 1:3। अब गाइस अगर यहाँ पे ये रेक्टेंगल होगा तो उसकी यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये क्या होती है लेंथ होती है, एंड ये क्या होती है ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे लेंथ एंड परिमीटर, अब यहाँ पे परिमीटर मतलब क्या, परिमीटर मतलब यहाँ पे 4 साइड से, ठीक है, चारों साइड की सम, चारों साइड की सम मिला के क्या मिलता है, परिमीटर मिलता है। तो परिमीटर का एक फार्मूला होता है 2 इंटू यहाँ पे एल प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। परिमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, चारों साइड की यहाँ पे क्या है, चारों साइड की यहाँ पे सम है। इसका मतलब ये साइड भी बी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चारों साइड की सम मतलब यहाँ पे यल प्लस बी प्लस बी, ठीक है, यल प्लस बी
प्लस यहाँ पे बी। इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2l प्लस यहाँ पे 2b लिख सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे परिमीटर कितना है, परिमीटर यहाँ पे 3 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड यहाँ पे परिमीटर का रेशियो कितना दिया है, यहाँ पे 1:2 यहाँ पे 3 का दिया है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ 1 यूनिट कंसिडर करता हूँ तो परिमीटर यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिमीटर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे बी है। अब गाइस इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 यूनिट क्या आता है, 2 यूनिट आता है, प्लस यहाँ पे 2 भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 यूनिट को इस डायरेक्शन में लाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2b की वैल्यू यहाँ पे 3/2 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 यूनिट 3 यूनिट माइनस यहाँ पे 2 यूनिट मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2b है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेंथ का भी रेशियो मिल गया। ठीक है, 1 यूनिट है। एंड यहाँ पे परिमीटर का भी रेशियो मिल गया। अब गाइज यहाँ पे ब्रेथ का भी रेशियो क्या है, यहाँ पे 1/2 यूनिट है। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ यहाँ पे ब्रेथ टू परिमीटर। तो आपसे यहाँ पे ब्रेथ एंड यहाँ पे परिमीटर का रेशियो बोला है, तो यहाँ पे ब्रेथ एंड परिमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे 1/2 है, परिमीटर कितना है, यहाँ पे 3 है। 2 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा या फिर दोनों रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1:2 क्या मिल जाएगा, 1:, यहाँ पे 6 का रेशियो मिल जाएगा ब्रेथ एंड परिमीटर का। तो 1:6 का रेशियो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है गाइस, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। अब यहाँ पे स्टील वाटर मतलब ये v की वैल्यू है। ठीक है, स्टील वाटर मतलब ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे v की वैल्यू है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, ये एस की वैल्यू है। कभी भी गाइस अगर ये रिवर होगी, ठीक है, अगर ये रिवर होगी तो इस पर कोई भी बोट जा रही होगी तो बोट की स्पीड मतलब क्या है, स्टील वाटर की स्पीड। मतलब बोट की स्पीड अगर यहाँ पे वी होगी तो यहाँ पे पानी के यहाँ पे फ्लो की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे यस होगी। मतलब स्पीड ऑफ यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब गाइस आगे क्या बोला है, इफ द बोट टेक्स 24 मिनट मोर टू कवर अ x किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। अब गाइस आपसे मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जिसे भी यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम नहीं पता उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या आता है, यहाँ पे v प्लस यहाँ पे यस आता है, सॉरी v माइनस एस आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे v माइनस एस आता है। एंड डाउनस्ट्रीम का फार्मूला क्या आता है, यहाँ पे v प्लस एस आता है। अब गाइस अपस्ट्रीम मतलब क्या एंड डाउनस्ट्रीम मतलब क्या। अब गाइस अगर ये रिवर होगी, ठीक है, अगर ये रिवर होगी एंड रिवर में वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब यस अगर इस डायरेक्शन में होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में होगी एंड बोट भी अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में अगर बोट भी जा रही होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड क्या है, यहाँ पे v है। इसका मतलब बोट भी यहाँ पे वाटर के डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब उससे वाटर के डायरेक्शन में जाते हुए क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। एंड डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट प्लस यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डाउन साइड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप इस डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे वाटर भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम यहाँ पे डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है गाइस, सभी को समझ में आ गया डाउनस्ट्रीम मतलब क्या। अब गाइस यहाँ पे अपस्ट्रीम मतलब क्या वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे मैं पर्पल कलर से बता देता हूँ। अगर ये बोट होगी, ठीक है, अब ये बोट यहाँ पे वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या है, यहाँ पे v है। एंड वाटर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड बोट यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट को थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोट क्या जा रहा है, यहाँ पे अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा है। ठीक है, बोट यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वाटर के अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वाटर फ्लो होगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा। एंड वाटर के डायरेक्शन में अगर यहाँ पे बोट की स्पीड होगी तो इसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन बोट की होगी तो इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोट की स्पीड से यहाँ पे v माइनस यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, अपस्ट्रीम में यहाँ पे बोट की स्पीड माइनस यहाँ पे हमें स्ट्रीम की स्पीड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे v प्लस एस आ जाएगा एंड नीचे क्या आ जाएगा,
नीचे यहाँ पे v माइनस एस आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है v प्लस एस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे v माइनस एस आ जाएगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा। ये मैं यहाँ पे बिगनर के लिए सेशन अटेंड कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिगनर होगी, जिसने भी यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो उसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, एंड उसको एक्जैक्टली यहाँ पे लेवल पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम में लेवल कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, आगे बोला है इफ ही टेक्स 24 मिनट मोर टू कवर x किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में उसे यहाँ पे 24 मिनट ज्यादा लगे, ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेंगे, क्योंकि अपस्ट्रीम में वो क्या जाता है, यहाँ पे वाटर के फ्लो के अपोजिट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपस्ट्रीम में उसे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस, यहाँ पे 24 मिनट मोर लगे अपस्ट्रीम में, तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे अपस्ट्रीम का टाइम अगर मैं T1 कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे T2 मतलब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम आ जाएगा, एंड यहाँ पे कितना टाइम लगा उसे, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 मतलब यहाँ पे अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 यहाँ पे मिनट आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का टाइम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे दोनों जगह पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। स्पीड मतलब क्या, अब यहाँ पे अपस्ट्रीम का टाइम है तो अपस्ट्रीम की स्पीड लगानी पड़ेगी। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, यहाँ पे v माइनस एस है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे v माइनस एस है, एंड v माइनस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे v कितना है 36 है, एंड यस कितना है 4 है, तो v माइनस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 4 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो डाउनस्ट्रीम का टाइम मतलब क्या, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है, x है, तो डिस्टेंस यहाँ पे x, एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे v प्लस एस हो जाएगी। v कितना है 36 है, यस कितना है, यस यहाँ पे 4 है, तो 36 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 मिनट मिल जाएगा। तो मिनट को यहाँ पे मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, एंड यहाँ पे भी किलोमीटर है, तो एक ही यहाँ पे तो एक ही यूनिट यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे मिनट को मुझे यहाँ पे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों जगह पे यहाँ पे आवर है, तो यहाँ पे 24 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 60 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 60 से मिनट को डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे आवर्स मिल जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एवरी जगह पे यहाँ पे 8 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, सॉरी 8 से नहीं 4 से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 8 जा, यहाँ पे 4 10 जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 15 जा, ठीक है। 15 4 जा क्या आता है, 60 आता है। तो नई वैल्यू क्या मिल गई मुझे, यहाँ पे नई वैल्यू x/8 मिल गई, x/8, यहाँ पे x/10, एंड यहाँ पे x/15 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/8, यहाँ पे x/10 आ जाएगा, एंड यहाँ पे x/15 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ऊपर 8 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, नीचे 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर 8 मिल जाएगा, एंड नीचे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शन की यहाँ पे एडिशन सबट्रैक्शन के लिए यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम क्या आता है, 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से, यहाँ पे 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 5x माइनस यहाँ पे 4x अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड न्यूमरेटर का यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8/5 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 5x माइनस 4x क्या आता है, 1x आता है, 1x मतलब सिर्फ x, एंड यहाँ पे 8 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 64 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 64, x क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस था, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिल गया, यहाँ पे 64 डिस्टेंस मिल गया। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 64 इंटू यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 128 यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे 128 क्या आ जाएगा,
यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया गाइस। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक से मैंने आपको बता दिया है कि अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही क्यों होता है बोट की स्पीड से, यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ वाटर। डाउनस्ट्रीम में बोट के स्पीड के साथ यहाँ पे वाटर की स्पीड ऐड क्यों होती है, क्योंकि वो दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। यहाँ पे मैंने रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया, यहाँ पे अपस्ट्रीम को यहाँ पे 24 मिनट ज्यादा लग रहे थे, तो अपस्ट्रीम में से अगर मैं डाउनस्ट्रीम का टाइम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम बोला था ना, एज कंपेयर टू यहाँ पे डाउनस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम करूंगा तो मुझे यहाँ पे 24 मिनट मिलने चाहिए अपस्ट्रीम का टाइम। ठीक है, अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो अपस्ट्रीम का यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस दोनों जगह पे एक्स था। ठीक है, अब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 32 हो जाएगी v माइनस एस, एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 40 हो जाएगी v प्लस एस। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे 2x की वैल्यू निकाल ली। सभी को समझ में आ रहा है गाइज। ऐसा नहीं है कि एग्जाम मेमोरी बेस्ड पेपर है तो इसे मुझे यहाँ पे 20 मिनट में ही सॉल्व करने, जितने आप यहाँ पे डीप वे में अंडरस्टैंड करके यहाँ पे सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, नेट प्रैक्टिस है, एंड नेट प्रैक्टिस में आप जितना इजीली जितनी अच्छी तरह से सॉल्व करोगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अ मैन कवर्स 2 डिस्टेंस, एक यहाँ पे d किलोमीटर है एंड एक यहाँ पे d प्लस यहाँ पे 32 किलोमीटर है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय मैन टू कवर दिस 2 डिस्टेंस इज 2 आवर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम टेकन का डिफरेंस कितना बोला है, यहाँ पे 2 आवर का बोला है। अब आपने एक चीज नोटिस की क्या गाइस, यहाँ पे वो यहाँ पे d किलोमीटर जाता है एंड यहाँ पे d प्लस 32 किलोमीटर जाता है। इसका ही मतलब यहाँ पे वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू यहाँ पे d, क्योंकि यहाँ पे क्या है, d प्लस 32 है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मैन तो सेम ही है, एक ही मैन है। ठीक है, मैन की स्पीड भी सेम होगी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं भरत अगर यहाँ पे कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ, पहले d डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, फिर d प्लस 32 डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, तो मैं सेम पर्सन ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड क्या होगी, दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करते समय यहाँ पे बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड दोनों केस में यहाँ पे सेम होगी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, एंड यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, यहाँ पे टाइम कम लगेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 आवर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जितना टाइम लगेगा एंड यहाँ पे जितना टाइम लगेगा उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस यहाँ पे 2 डिस्टेंस का यहाँ पे 2 आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे T2 माइनस यहाँ पे T1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आवर आ जाएगा। तो T2 मतलब क्या आता है गाइस, T2 मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आती है। डिस्टेंस यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, यहाँ पे d1 डिस्टेंस अलग अलग है, d1 अपॉन s1 आ जाएगा, यहाँ पे d2 अपॉन s2 आ जाएगा t2 की वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहले t2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो d2 अपॉन s1 आ जाएगा। अब यहाँ पे s2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, सेम बंदा ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों यहाँ पे केसेस में यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे d1 अपॉन यस आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो d2 की वैल्यू क्या है, d2 की वैल्यू यहाँ पे d प्लस 32 किलोमीटर है, तो यहाँ पे d प्लस यहाँ पे 32 किलोमीटर अपॉन में यस आ जाएगा। माइनस के साथ में क्या है, यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू यहाँ पे d1 की वैल्यू क्या है, d1 की वैल्यू यहाँ पे d है, तो यहाँ पे d अपॉन यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में यस सेम होगी, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 आवर मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो d माइनस d प्लस 32 माइनस d अपॉन क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस d एंड माइनस d कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2s मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो यस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यस की वैल्यू यहाँ पे 16 मिल जाएगी, 16 यहाँ पे किलोमीटर पर यहाँ पे आवर, क्योंकि ये क्या स्पीड है, तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 16 आ जाएगी, यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गैस। तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया था टाइम का, टाइम यहाँ पे d2 में ज्यादा लगेगा, मतलब यहाँ पे d प्लस 32 में टाइम ज्यादा लगेगा, इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे d डिस्टेंस ट्रैवल करते समय, तो यहाँ पे t2 माइनस टी1 क्या आ जाएगा, t2 2 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो t2 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे d2 अपॉन यहाँ पे यस आती है, t1 की वैल्यू क्या आती है, d1 अपॉन यस आती है, d1 मतलब d डिस्टेंस, t2 मतलब d प्लस 32 डिस्टेंस। ठीक है, दोनों को सॉल्व करूंगा तो s की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, P इन्वेस्टेड यहाँ पे 15,000 इन अ बिजनेस आफ्टर 7 मंथ, Q ज्वाइन हिम।
ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप वाला एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पी ने कितने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, पी ने की है, यहाँ पे क्यू ने की है। ठीक है, पी ने कितनी की है, पी ने यहाँ पे 15,000 की इन्वेस्टमेंट की है, 15,000 की इन्वेस्टमेंट की है। एंड आगे क्या बोला, एट द एंड ऑफ ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 3:2। ठीक है, अब गाइज मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ ज्यादा टाइम के लिए तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ कम टाइम के लिए तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, आप सभी का बैंक में अकाउंट होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रखता हूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे ज़्यादा फायदा होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख 20 लाख कम समय के लिए रखता हूँ बैंक में तो कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो सभी को पता होगी। अब गाइज यहाँ पे बोला है कि पी का इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे पी का इन्वेस्टमेंट, एक सेकंड, यहाँ पे पी का इन्वेस्टमेंट कितने का है, 15,000 का है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय Q। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे Q का इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या बन सकता है, इस फार्मूला से इन्वेस्टमेंट का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू यहाँ पे पी अपॉन टी आ जाएगा। इसका ही मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के रेशियो को यहाँ पे टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट के रेशियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है इतना। तो इनकी प्रॉफिट की रेशियो क्या है गाइस, पी एंड क्यू की, प्रॉफिट की रेशियो यहाँ पे 3:1 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3:1 मिल जाएगा। ठीक है, एंड गाइस इनके टाइम पीरियड की रेशियो क्या है, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे पी ने तो यहाँ पे 12 मंथ के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पी ने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था एंड वो यहाँ पे एंड तक चला था। ठीक है, इसका मतलब पी का टाइम कितना है, यहाँ पे 12 मंथ है। अब गाइस यहाँ पे क्यू का टाइम कितना है, यहाँ पे क्यू ने कब ज्वाइन किया, यहाँ पे पी इन्वेस्टेड 15,000 इन द बिजनेस एंड आफ्टर 7 मंथ क्यू ज्वाइन। इसका मतलब क्यू ने इन्वेस्टमेंट कितने मंथ तक की होगी, क्यू ने यहाँ पे 12 - 7 मतलब 7 मंथ तक, स्टार्टिंग के 7 मंथ तक तो क्यू था ही नहीं, तो यहाँ पे 12 मंथ में से 7 मंथ क्यू नहीं था तो कितने मंथ था, यहाँ पे बाकी के रिमेनिंग 5 मंथ क्यू था। इसका मतलब इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे पी ने 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, बट यहाँ पे क्यू ने पहले 7 मंथ तक तो वो था ही नहीं। ठीक है, 7 मंथ तक नहीं था, मतलब जुलाई तक नहीं था, जुलाई के बाद में जितने भी रिमेनिंग 5 मंथ बचे थे, ठीक है, यहाँ पे जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 मंथ के लिए यहाँ पे क्यू ने इन्वेस्टमेंट की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों रेशियो को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3/12 मिल जाएगा। इस टू के साइन में क्या है, यहाँ पे 1/5 है, 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/4 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ 5 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा, 4 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या मिल जाएगी गाइज, इन्वेस्टमेंट की रेशियो यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू की क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, 5 को इस डायरेक्शन में लेके गया, 4 को इस डायरेक्शन में लेके आ गया। तो गाइज यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे 5:4 मिल गई। पी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ पे 5 यूनिट है एंड क्यू की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4 यूनिट है, बट पी की इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे 15,000 दी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 15,000 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3,000 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू यहाँ पे 3,000, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 12,000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे 12,000 है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन एक इजी था, यहाँ पे इस फार्मूला के ऊपर ही आपको यहाँ पे रेशियो बेस के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इसका मतलब यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी कितने दिन में काम फिनिश करते हैं, यहाँ पे 12 डेज में काम फिनिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेज आ जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये यहाँ पे फॉर्मेट, ये यहाँ पे डायग्राम आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि वर्क एंड वेजेस के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यही यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई होगा। यहाँ पे डेज आ जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगी एंड यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पे डेज मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, यहाँ पे डेज की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे टाइम लिख दूंगा, क्योंकि आपको आसानी चली जाएगी फार्मूला बनाते समय। एंड यहाँ पे टोटल वर्क की जगह पे मैं सिर्फ यहाँ पे वर्क लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे क्या है, वर्क है एंड यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी है। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि टाइम
इंटू एफिशिएंसी करूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ही फार्मूला रट लेना है पूरे वर्क एंड वेजेस के टॉपिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इंटू यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। इसका मतलब टाइम इंटू यहाँ पे एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। अब गाइस आगे क्या बोला है, वेयर एज बी अलोन टुक 6 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। अब यहाँ पे वही वर्क अगर यहाँ पे बी अकेला करता होगा तो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर ने जितना टाइम लिया है उससे यहाँ पे 6 days मोर यहाँ पे बी अलोन टाइम लेता है। तो ए एंड बी ने यहाँ पे 12 days टाइम लिया है तो 12 days से यहाँ पे 6 days मोर, इसका मतलब बी अकेला वो काम कितने दिन में करता होगा, यहाँ पे 8 days में करता होगा। अब गाइस आपको एक ही चीज बोल देता हूं मैं कि यहाँ पे वर्क कितना आएगा, यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा, इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम मतलब इन दोनों के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 36 एंड 18 दूनी 36 तो 36 क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 36 यूनिट वर्क अज्यूम करता हूँ, आपको ऑलवेज यहाँ पे दोनों का एलसीएम ही लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, ऐसा ही आपको यहाँ पे टोटल वर्क अज्यूम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 को अगर यहाँ पे मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ ए प्लस बी एंड यहाँ पे बी की। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी एंड यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। एफिशिएंसी कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क अपॉन में टाइम करूंगा, वर्क अपॉन टाइम करूंगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन यहाँ पे ए प्लस बी को कितना टाइम लगा वो करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 36 अपॉन 12 क्या आ जाएगा, 36 अपॉन 12 मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 यूनिट अगर यहाँ पे ए एंड बी की एफिशिएंसी होगी, ऐसे यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे बी के नंबर ऑफ टाइम से मतलब बी के नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 यूनिट मिलेगा। 36 अपॉन यहाँ पे क्या आता है 18 क्या आता है 2 यूनिट आता है, मतलब बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 यूनिट आ जाएगी। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। इसका मतलब यहाँ पे ए अलोन को यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे यही वर्क कंप्लीट करने में, मतलब 36 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा बोला है। अब गाइस आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, बहुत सारे एस्पिरेंट को लग रहा होगा कि यहाँ पे एक ही डेज निकालना तो काफी आसान है। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे बी से बी कट, इसका मतलब 12 days माइनस 18 days क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 days आ जाएगा। इसका मतलब एक को 6 दिन लगेंगे, बट यहाँ पे डेज सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन के डेज सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये दोनों इक्वेशन की यहाँ पे एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ तक तो आपने सही सोचा था कि इस इक्वेशन में से मैं ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बट यहाँ पे डेज सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या होती है, यहाँ पे एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस यहाँ पे बी करूंगा, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाइनल वैल्यू ए मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी से बी कट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट क्या मिल जाएगी, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 यूनिट होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बी प्लस ए करूंगा तो यहाँ पे 2 यूनिट प्लस यहाँ पे 1 यूनिट करूंगा तो यहाँ पे ए एंड बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ए एंड बी की एफिशिएंसी क्या मिल गई, यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या मिल गई, यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 यूनिट मिल गई, मतलब ए एंड बी की एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे डेज कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे टाइम कैसे निकाल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे ई मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क को, यहाँ पे टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए के टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल वर्क को ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए के नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 36 अपॉन 1 क्या आता है, यहाँ पे 36 अपॉन ए के नंबर ऑफ डेज क्या है, 1 यूनिट है, ऊपर 36 यूनिट है तो यूनिट से यूनिट कट एंड 36 अपॉन 1 मतलब 36 डेज। तो ए को कितने दिन लगेंगे गाइज, वही काम कंप्लीट करने में यहाँ पे 36 डेज लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 36 यूनिट वर्क था, ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट थी, मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पे 36 यूनिट काम करने के लिए उसको यहाँ पे 36 डेज लगेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, एकदम
इजीली एकदम बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जिसका भी यहाँ पे वर्क एंड वेजेस यहाँ पे टॉपिक कमजोर होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फॉर्मेट कैसा होता है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी लेते हैं, यहाँ पे बीच में वर्क लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क को टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है, एंड टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये तीन फार्मूले आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क आता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम आता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी आता है, ठीक है। इस एक ही फार्मूला का ये यहाँ पे कन्वर्जन है, तो एक ही फार्मूला आपको यहाँ पे रट लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ये यहाँ पे सभी चीजें आपकी यहाँ पे पॉलिश होती जाएगी, परफेक्ट होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 48 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन, यहाँ पे 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, इसका रेशियो क्या है, तो यहाँ पे 3 है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है बोला है, यहाँ पे टोटल मिक्सचर तो 4 यूनिट है, बट यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 यूनिट प्लस यहाँ पे 1 यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर यहाँ पे 4 यूनिट हो जाएगा। बट टोटल मिक्सचर कितना बोला है, यहाँ पे 48 यूनिट बोला है, ठीक है। यहाँ पे 48 लीटर बोला है, इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 लीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 36 लीटर आ जाएगी। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 लीटर आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल कितना था, यहाँ पे 48 लीटर था। अब आगे क्या बोला है गाइस, आगे बोला है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना था, यहाँ पे 48 लीटर था, उसमें से यहाँ पे 12 लीटर उसने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 12 लीटर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 36 लीटर रिमेनिंग बचेगा। एंड आगे क्या बोला है, एंड 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। एंड उसने क्या किया, अब यहाँ पे जो भी रेशियो आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 12 लीटर निकालने के बाद जो भी रेशियो आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू में से उसने क्या किया, यहाँ पे 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया है इन द रिमेनिंग मिक्सचर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो यहाँ पे जो भी फाइनल मिक्सचर आएगा वो वहाँ पे मिल्क एंड वाटर में का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब आपको एक ही चीज यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन में रिमेंबर रखनी है, अगर मैं मिक्सचर में से कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का, लेमन एंड वाटर का, यहाँ पे चाय पत्ती का, यहाँ पे रेशियो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम होता है। इसका मतलब पहले 3 यूनिट मिल्क था तो अभी भी यहाँ पे 3:1 के रेशियो में ही यहाँ पे मिल्क एंड वाटर होगा। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, अगर ये जार होगा, ठीक है, अगर ये जार होगा, आपकी मम्मी ने समर में यहाँ पे नींबू पानी बनाया होगा, ठीक है, लेमन वाटर बनाया होगा, तो यहाँ पे लेमन एंड वाटर की क्वांटिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लेमन कुछ क्वांटिटी में डाला होगा, यहाँ पे वाटर कुछ क्वांटिटी में डाला होगा, यहाँ पे शुगर कुछ क्वांटिटी में डाला होगा, यहाँ पे सॉल्ट कुछ क्वांटिटी में डाला होगा, ठीक है, इतना सभी को पता है। तो आपके अगर बड़े भाई ने उसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे लेमन वाटर निकाल लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे लेमन का जूस यहाँ पे निकाल लिया होगा एंड उसने यहाँ पे फिनिश कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से कुछ क्वांटिटी चली गई, मतलब यहाँ पे टोटल मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, चली गई। तो आपको यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा, जितना भी यहाँ पे रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा आपके लिए, उसमें यहाँ पे लेमन बढ़ जाएगा क्या ऑटोमेटिकली, या फिर वाटर बढ़ जाएगा क्या, टेस्ट तो सेम ही रहेगी ना। जो यहाँ पे पहले लेमन एंड वाटर की क्वांटिटी थी, मतलब लेमन एंड वाटर का यहाँ पे प्रोपोर्शन था, बाद में भी वही रहेगा ना। ऐसा नहीं हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेमन की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, मतलब ऑटोमेटिकली वो सोर हो गया, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे मीठा हो गया, ऑटोमेटिकली वो टेस्टलेस हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे पहले जितना लेमन की क्वांटिटी थी, लेमन, वाटर एंड यहाँ पे शुगर एंड यहाँ पे सॉल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे लेमन 1 यूनिट था, वाटर यहाँ पे 5 यूनिट था, अगर यहाँ पे शुगर यहाँ पे 2 यूनिट था एंड सॉल्ट अगर यहाँ पे 1 यूनिट था, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अगर आपके भाई ने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे लेमन शरबत निकाल लिया है, तो एट द एंड आपके लिए जितना भी बचेगा उसमें भी यहाँ पे सेम क्वांटिटी रहेगी ना, सेम क्वांटिटी रहेगी तभी तो यहाँ पे टेस्ट सेम आएगा ना। इसका मतलब आपको मैं यहाँ पे एक ही चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मिक्सचर में से थोड़ा मिक्सचर अगर कम भी हो जाता है, मिक्सचर में से बोल रहा हूं मैं, थोड़ा मिक्सचर कम भी हो जाता है, तो एट द एंड फाइनल यहाँ पे मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सही वही यहाँ पे प्रोपोर्शन में उनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3:1 के रेशियो में उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:1 के रेशियो में उनका यहाँ पे प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3:1 मतलब यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर यहाँ पे 4 यूनिट है, बट यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना रिमेनिंग बचा, 36 लीटर, क्योंकि 48 में से 12 चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 9 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी,
27 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 9 लीटर प्लस यहाँ पे 20 लीटर, क्योंकि 20 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूँ। पहले कितना था 9 लीटर था, अब 20 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 29 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे 27 लीटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मिल्क नहीं ऐड कर रहे, यहाँ पे मिल्क नहीं ऐड कर रहे, इसका मतलब मिल्क पहले जितना था उतना अभी भी मिल्क बचेगा। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है, यहाँ पे आपसे बोला है डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर में डिफरेंस कितने का है बोला है, यहाँ पे 2 लीटर का बोला है फाइनल मिक्सचर में। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क 27 है, वाटर कितना है 29 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 लीटर का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन एकदम बेसिक से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ऐसा नहीं कि जो जिस भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन यहाँ पे डाउटफुल आता होगा, अगर मैं फास्ट वे में समझा देता तो जो भी टॉपर लोग हैं उनको तो समझ में आ जाता है, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है। बट जिनको भी ये टॉपिक यहाँ पे डिफिकल्ट जाता है उनको भी यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन काफ़ी स्लो लग रहा होगा तो आप यहाँ पे 2x पे देख सकते हैं एंड या फिर 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वीक है, जो भी कैंडिडेट अब नया नया स्टार्ट किया है, उनका मैं यहाँ पे आपके लिए नुकसान नहीं कर सकता। मुझे तो यहाँ पे डिटेल वे में ही समझा के बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्क प्राइस है। तो यहाँ पे क्या बोला है 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 60% है मार्क प्राइस का, तो 60% की फ्रैक्शन क्या आती है, 60% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 आती है। ठीक है, तो 5 का 60% क्या आता है 3 आता है। इसे हम कैसे रीड करेंगे, 5 का 60% क्या आता है 3 आता है। मतलब अगर मैं 5 यूनिट अज्यूम करूंगा, अगर मैं मार्क प्राइस 5 यूनिट अज्यूम करूंगा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे मार्क प्राइस अगर मैं यहाँ पे 5 यूनिट अज्यूम करूंगा तो 5 यूनिट का 60% 3 यूनिट आता है। इसका ही मतलब मार्क प्राइस का 60% क्या आता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आता है। इसका ही मतलब यहाँ पे 60% मोर या फिर 60% लेस नहीं बोला है, या फिर 60% से कम होता है ऐसा नहीं बोला है। 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस का ही यहाँ पे 60% है। इसका मतलब मार्क प्राइस 5 यूनिट लेता हूं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, उसका 60%, उसका 60% मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये चीजें, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस के रेशियो में किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब यहाँ पे प्रॉफिट किस पे होता है, एक चीज समझो, अगर ये टी शर्ट होगी, ठीक है, अगर ये क्या होगी, अगर ये यहाँ पे टी शर्ट होगी, टी शर्ट पे कुछ यहाँ पे टैग लग के होगा, टी शर्ट पे अगर यहाँ पे टैग लग के होगा मतलब मार्क प्राइस होगी, मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस होगी, एमआरपी होगी 100 रुपीज। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली उस शॉपकीपर ने वो चीज़ यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे प्राइस में लाई होगी। ठीक है, तो वो चीज़ अगर वो 70 रुपीज़ में लाता है, ठीक है, 70 रुपीज़ में अगर वो चीज़ लाता है, या फिर हम ऐसे अज्यूम करते कि उसने वो चीज़ यहाँ पे 100 रुपीज़ में लाई है। ठीक है, क्योंकि आपको समझाने में मुझे यहाँ पे आसानी हो जाएगी। अगर वो चीज़ यहाँ पे 100 रुपीज़ में लाता है मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 रुपीज़, एंड वो बेचता कितने में, यहाँ पे 140 रुपीज़ में बेचता है। ठीक है, अगर वो 140 रुपीज़ में बेचता होगा तो उसकी एमआरपी क्या हो जाएगी 140 रुपीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसका मतलब क्या हो जाएगा गैस, शॉपकीपर ने वो चीज़ कितने में बेची होगी। अब यहाँ पे डिस्काउंट विस्काउंट लगा के, मार्क प्राइस पे यहाँ पे डिस्काउंट विस्काउंट लगा के, मतलब ओरिजिनल जो मार्क प्राइस होता है उस पर तो नहीं बेचता है ना वो, आप थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, कम कर दो ना भैया, कम कर दो ना भैया, ऐसे बार्गेनिंग करते हैं। तो उसने वो चीज़ अगर यहाँ पे 120 में बेची होगी, ठीक है, 120 में उसने वो चीज़ यहाँ पे बेच दी होगी, 140 में टैग पे ऊपर 140 था, उसने वो चीज़ यहाँ पे 120 में बेच दी, थोड़ा आपको डिस्काउंट दे दिया, आपकी भी बात उसने मान ली, तो 120 में उसने बेच दी, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे होगा ना, क्योंकि वो चीज़ उतने में, वो चीज़ उसने कितने में लाई थी 100 रुपीज़ में लाई थी, उसकी लागत कितनी थी 100 रुपीज़ थी, तो उसको यहाँ पे कितने रुपीज़ का फायदा हो गया, यहाँ पे 20 रुपीज़ का फायदा हो गया। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज मुझे आपको एक ही चीज़ बतानी है कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यहाँ पे 20% है। 20% अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज होगा, अगर यहाँ पे एमआरपी पे उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे लगेगा, यहाँ पे मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लगेगा।
प्रॉफिट परसेंट किस पे लगेगा, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, उसको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे लगेगा। ठीक है, अब चीजें क्लियर हो गई एकदम आसानी से, इतने डिटेल वे में किसी ने नहीं बताया होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% है। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा, 20% प्रॉफिट परसेंट है तो 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/5 आती है। अगर ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आप बिगनर होगे तो आपको मैं सिखा दूंगा, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसे हम कैसे रीड करेंगे, 5 का 20% क्या आता है, 1 आता है, मतलब 5 यूनिट का 20% क्या आता है, 1 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट अज्यूम करूंगा तो 5 पे यहाँ पे 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट मतलब 5 का 20% क्या आता है, 1 यूनिट का प्रॉफिट। तो वो चीज वो कितने में बचेगा, बेचेगा 6 में बेचेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो 5 की चीज उसने कितने में बेच दी, यहाँ पे 6 में बेच दी। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पे 6 यूनिट है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, 3 यूनिट है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, इन तीनों रेशो को अगर मुझे कंबाइन करना पड़ेगा तो इस 3 यूनिट को मैं यहाँ पे 6 यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से किया तो इस डायरेक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस की नई रेशो क्या मिल जाएगी, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंड यहाँ पे मार्क प्राइस की नई रेशियो क्या मिल जाएगी गाइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है। ठीक है, सेलिंग प्राइस की नई रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 6 यूनिट, यहाँ पे 10 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों जगह पे क्या है, 6 यूनिट है, तो दोनों जगह पे यहाँ पे 6 यूनिट। ठीक है, मार्क प्राइस की नई रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 10 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों की यहाँ पे रेशियो मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है, आगे कुछ ना कुछ बोला ही होगा, तभी तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज 140। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट माइनस 10 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 5 यूनिट आता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 140 रुपीज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 यूनिट का है। बट यहाँ पे डिफरेंस कितने का बोला है, 140 रुपीज का बोला है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 140 रुपीज। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 टू जा एंड 5 8 जा 28 रुपीज आ जाएगी। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट है, तो फिर से आपको 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 140 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है। ठीक है, आपके बर्थ लाइन में भी किसी ने इतने डिटेल वे में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक सिखा है क्या, इतने इजी वे में? आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 4 जा, ठीक है, यहाँ पे 8 2 जा, ठीक है, यहाँ पे 8 2 जा हो रहा है, 16 2 जा हो रहा है, यहाँ पे 32 2 जा हो रहा है, 64 2 जा हो रहा है, 128 यहाँ पे 2 जा हो रहा है। एवरी जगह पे 2 2 जा हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 जा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब जाके 4 टू जा क्या आता है, 8 आता है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा है, रॉन्ग टर्म कौन सा है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तब जाके 4 टू जा क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ये एकदम ईजी लेवल का था। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गैप कितने का है गैस, यहाँ पे गैप +17 का है। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है गैस, एक सेकंड, यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पे गैप कितने का है, अब यहाँ पे गैप होना चाहिए, एक सेकंड, यहाँ पे गैप 63 एंड 63 126 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे 126 का गैप है। अब गाइज यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे आपको गैप कितने का दिख रहा है, यहाँ पे 37 ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या आ जाएगा 37। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे 37 का गैप है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा कि 344 का गैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का दिख रहा है आपको, यहाँ पे 844 से 900 तक जाने के लिए 54 का गैप दिख रहा है, बराबर है ना। यहाँ पे 54 का ही गैप है, सॉरी 56 प्लस से 10, यहाँ पे 66 का गैप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 66 का गैप आ जाएगा। एंड यहाँ पे गैप कितने का है गाइज, यहाँ पे 500 600 700 ऐड करना पड़ेगा,
700, ठीक है। यहाँ पे 56 माइनस यहाँ पे 49 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है, एंड 39 माइनस यहाँ पे 10 क्या आता है, यहाँ पे 29 आता है। 729 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 729 का गैप है। तो गैप देखने के बाद आपको यहाँ पे कोई रिलेशन एस्टेब्लिश दिख रहा है क्या इन सभी के बीच में? यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 64 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 64 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक सेकंड, ये सभी टर्म आपको स्क्वायर एंड क्यूब के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब के आसपास दिख रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 5 का क्यूब यहाँ पे +1 है, ठीक है। 5 का क्यूब क्या आता है, 125 आता है, +1 है। 4 का क्यूब क्या आता है, 16 +1 है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर +1 है, ठीक है। यहाँ पे एक बार स्क्वायर आ रहा है, एक बार क्यूब आ रहा है, फिर से स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे 7 का क्यूब +1 होगा। 7 का क्यूब क्या आता है गाइस, यहाँ पे 7 का क्यूब 343 आता है, ठीक है। यहाँ पे 343 +1 है, इसका मतलब 7 का क्यूब +1 है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, क्यूब हो गया था। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर +1, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 64 +1, इसका मतलब यहाँ पे 66 नहीं ऐड होना चाहिए, यहाँ पे 65 ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 65 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4909 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 65 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 10 मिल रहा था, तो एक कम ऐड करूंगा तो यहाँ पे 09 मिल जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी है गाइस, यहाँ पे 4910 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे फिर से एक बार एक सेकंड देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 4 × 2 करूँगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 × 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 × 3 करूँगा तो यहाँ पे 24 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 × 1 क्या आता है, यहाँ पे 4 × 2 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 24 × 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 24 चौक 96, मतलब यहाँ पे तो 96 आना चाहिए, ठीक है ऐसे। फिर 96 × 5 करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 96 × 5 करूँगा तो यहाँ पे 480 आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी टर्म रॉन्ग आ रही है एंड यहाँ पे ये भी टर्म रॉन्ग आ रही है। तो यहाँ पे ये कॉम्ब दो टर्म यहाँ पे रॉन्ग नहीं आ सकते, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं, यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 4 तक जाने के लिए यहाँ पे +1 ऐड करना पड़ेगा, 4 से 8 तक जाने के लिए यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 64 ऐड करना पड़ेगा प्लस के साइन में। एंड यहाँ पे कितने का गैप है गाइस, यहाँ पे आपको गैप कितने का दिख रहा है, यहाँ पे 36 - 8 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 36 - 8 यहाँ पे 28 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 4 - 8 क्या आता है, 14 - 8 क्या आता है, एक कम कर देना पड़ेगा, 27 लेना पड़ेगा। 14 - 8 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है, 276 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 276 आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक बार फॉर्मेट चेक कर लेते, फॉर्मेट कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 × 4, ठीक है, 1 × 4, 4 इंटू यहाँ पे 16, ठीक है। 16 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 इंटू यहाँ पे 64 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 64 × 4 क्या आता है, 7 चौक 24 एंड पीछे एक 0 एंड 4 चौक 16। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 456 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 456 ऐड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या ऐड हो चुका है, यहाँ पे 456 की जगह पे 476 ऐड हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, ठीक है। 456 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 456 + 88 क्या आता है, 25 + 88 33, पीछे एक 0, 8 + 3 यहाँ पे 14, यहाँ पे 34 एंड 4 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 344 आ जाएगा एंड 344, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 344 एंड यहाँ पे 344 एंड इसके बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 344 चला जाएगा 368 में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 4 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, 1024 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1024। तो यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, 1024। अब गाइस देखते हैं कि 256 का ये 4 टाइम है क्या, ठीक है। 256 का 4 टाइम है क्या, 25 का 4 टाइम आता है 100 एंड पीछे एक 0, 6 का 4 टाइम क्या आता है 24 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1024 मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या है गाइस, यहाँ पे 256 का 4 टाइम क्या आता है, 1024 आता है। इसका मतलब एक्यूरेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे सही चल रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 344 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 364 क्या है, 364 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे फिर से डिफरेंस निकालना पड़ेगा शायद। तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा गाइस, एंड यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, सभी के बीच में का यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस ही लेना पड़ेगा ना, हाँ डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 46 47 डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 55 प्लस 96 तक जाने के लिए यहाँ पे 40 एंड 41 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 22, ठीक है। 22 नहीं 32 ऐड करना पड़ेगा। 32 प्लस 5 क्या आता है 37 आता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का लेना पड़ेगा, यहाँ पे 23 प्लस 18, 23 प्लस 18 क्या आता है, यहाँ पे 31 41 आता है। एक सेकंड 23 प्लस यहाँ पे 18 क्या आ जाएगा, 23 प्लस 18 तो वही आना चाहिए, 23 प्लस 18 41 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 58 से लेके यहाँ पे 77 तक जाने के लिए यहाँ पे 60 70 मतलब 12 और 7 क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ। 58 एंड यहाँ पे 728 818, ठीक है। यहाँ पे 855। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइम नंबर ऐड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइम नंबर ऐड होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 47 के पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है, 43 आता है। 43 के पहले कौन सा आता है, 41 आता है। 41 के पहले कौन सा आता है, 37 आता है। तो 37 के पहले कौन सा आना चाहिए गाइज, 37 के पहले 36 नहीं, 35 नहीं, 34 नहीं, 33 नहीं। 33 को 11 से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिस नंबर को यहाँ पे 1 नंबर एंड उसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 33 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, क्योंकि 32 को यहाँ पे 32 को 16 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 31 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। एंड यहाँ पे इसमें से अगर मैं 31 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 81 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 81 माइनस 3 यहाँ पे 78 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 87 आंसर आना चाहिए। तो ये 777 ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, ठीक है। फिर से यहाँ पे 31 के पहले कौन सा यहाँ पे प्राइम नंबर आता है, 31 के पहले, 31 के पहले यहाँ पे भी 19 नहीं आएगा। यहाँ पे दोनों यहाँ पे रॉन्ग टर्म के बीच में जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे क्या होता है, दोनों रॉन्ग एक्शन के बीच में जो भी टर्म आएगा वो रॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। तो 31 से पहले कौन सा टर्म आता है, यहाँ पे 29 प्राइम नंबर आता है। एंड यहाँ पे 787 में से 29 निकालूंगा तो 758 आता है क्या, ये देखना पड़ेगा। अगर ये आता होगा तो एब्सोल्युटली हमारा ये टर्म क्या है, एब्सोल्युटली हमारी एक्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 30 निकाल के 787 में से मुझे 29 निकालना है। तो 30 निकाल के एक कम कर दूंगा, 30 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 निकालूंगा तो 57 मिलेगा, एक ऐड कर दूंगा तो 58 मिल जाएगा, ठीक है। 758 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो 758 में अगर मैं यहाँ पे 29 ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 787 मिलेगा। 787 में 31 ऐड कर दूंगा तो 818 मिलेगा, इसमें 37 ऐड कर दूंगा तो ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या हो गई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो गया है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 14 और 1 यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, ठीक है। 15 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 25 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 21 मतलब यहाँ पे 45 का डिफरेंस है, ठीक है। 45 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 21 अगर मैं कम कर दूंगा, 96 में से 21 चला जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा। यहाँ पे 75 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा तो 900 मतलब 112, 112 प्लस 4 116 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 116 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे। अब गैस आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे गैप कितने का है, 10 का गैप है। यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे 20 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है। यहाँ पे गैप कितने का हो गया है, यहाँ पे 30 का गैप हो गया है। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे गैप कितने का होना चाहिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 40 का गैप होना चाहिए। 40 का गैप होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 115 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एवरी डिजिट के पीछे 5 था एंड यहाँ पे 6 आ गया था, तो मुझे डाउट आ गया था कि एब्सोल्युटली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे 5 का गैप होगा तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा,
यहाँ पे 20, यहाँ पे 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है 2012 क्या है, यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे 2012 में 2011 में मैं अगर यहाँ पे कितने का डिफरेंस था 40 का, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए 50 का, 50 का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे 165। अगर मैं यहाँ पे 2011 में 165 ऐड करूंगा तो मुझे ये टर्म मिलते हैं क्या, देख लेते हैं। ठीक है, 2011 में 165। ठीक है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, 2176 मिल रहा है। इसका मतलब 101% क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पे गलत होगी, यहाँ पे 2011 आ जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में यहाँ पे कौन सा चीज आएगा इसके बदले वो नहीं पूछेगा, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रॉन्ग टर्म है वो बोलेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या दिया है, अब यहाँ पे बोला है द टेबल गिवन बिलो शोज द ईयरली इन्वेस्टमेंट डन बाय इंदुमती एंड छुटकी इन 3 डिफरेंट स्कीम। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट स्कीम है, इंदुमती एंड यहाँ पे छुटकी ने LIC में इतने इन्वेस्टमेंट किए, इंदुमती ने यहाँ पे 48,000 LIC में, छुटकी ने इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, तो यहाँ पे LIC का डाटा ये है, यहाँ पे इंदुमती एंड छुटकी का NPS का डाटा ये है, एंड यहाँ पे ESIC का डाटा ये है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? अब गाइस यहाँ पे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ, यहाँ पे रेशियो निकालनी है किसकी, सम की। सम किसकी करनी है, इंदुमती के LIC एंड NPC की। ठीक है, इंदुमती की LIC एंड यहाँ पे NPC की सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 40,000 आ जाएगी। ठीक है, 40,000 का रेशियो किसके साथ निकालना है, सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ छुटकी, यहाँ पे इंदुमती की, यहाँ पे NIC एंड यहाँ पे LIC की, यहाँ पे सम का रेशियो किसके साथ निकालना है, यहाँ पे छुटकी के, यहाँ पे ESIC एंड NPS के साथ। ठीक है, छुटकी की ESIC का, यहाँ पे ESIC एंड NPC 12 + 18 क्या आता है, यहाँ पे 30,000 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 40,000 एंड 30,000 का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 4:3 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान in NPC is 30% more than the average yearly investment of छुटकी in LIC and ESIC। तो ESIC का, यहाँ पे छुटकी का, LIC एंड ESIC का एवरेज निकाल लेते हैं। तो छुटकी का यहाँ पे LIC है एंड ESIC है, LIC एंड यहाँ पे ESIC का एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन 2। सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे 50,000 आ जाएगी, 50,000 अपॉन 2 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा एवरेज, यहाँ पे 25,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एवरेज, यहाँ पे एवरेज यहाँ पे 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान, अब यहाँ पे ज्ञान एक नया टर्म है, यहाँ पे इंदुमती छुटकी एंड ज्ञान क्या है, इन दोनों का BF होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ज्ञान क्या होगा, यहाँ पे 30% मोर होगा। ठीक है, देन द एवरेज से, मतलब 25 से 30% मोर, 25,000 से 30% मोर, इसका मतलब 25,000 का 30% क्या आता है, 10% क्या आता है, 10% यहाँ पे 2500 आता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद मुझे पॉइंट देना पड़ेगा, 10% 2500, 20% क्या आ जाएगा, फिर से 2500 ऐड करना पड़ेगा, 30% के लिए फिर से 2500 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 75 एंड 00। ठीक है, 7,500 ऐड करने पड़ेंगे मुझे 25,000 में, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, 30% मोर ज्ञान है। ठीक है, 30% मोर है, इसका मतलब 25,000 में उसके 30% ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 32,000 एंड यहाँ पे 500 वैल्यू मिल जाएगी। 32,500 वैल्यू किसकी हो जाएगी, यहाँ पे ज्ञान की। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ESIC, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ESIC 19,500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NPS। तो ज्ञान का NPS में कितना हो गया, 32,000। तो इंदुमती का यहाँ पे ESIC में, इंदुमती का यहाँ पे ESIC में ये कितना परसेंट है ज्ञान का, यहाँ पे NPS के, ज्ञान का NPS में कितना है, 32,500 है, तो ये 100 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे किससे कट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 5 से कट करूँगा तो 5 3 जा, एंड यहाँ पे 5 3 जा, एंड यहाँ पे 5 9 जा, एंड नीचे क्या बचेगा, 5 1 जा 5, 0 लेना पड़ेगा, 5 सॉरी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 5 6 जा, एंड यहाँ पे 5 5 जा, 13 से डिवाइड करूँगा तो 13 3 जा, एंड यहाँ पे 13 5 जा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 3/5 इंटू 100 क्या आता है, यहाँ पे 60% आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 60% आ जाएगी। अब आपको 3/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज नहीं पता होगी तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, एंड 20 इंटू 3 क्या आता है, 60 आता है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ भोलू, अब यहाँ पे भोलू नया टर्म ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ने बॉयफ्रेंड चेंज कर दिया, जो कि यहाँ पे भोलू हो गया है। भोलू, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ भोलू इन ESIC, इन यहाँ पे ESIC के बारे में बोला है, इज 3/8 मोर देन द, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 3/8 मोर देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ छुटकी इन LIC।
छुटकी का LIC के ठीक है, छुटकी का LIC से 3/8 मोर है। इसका मतलब यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे छुटकी एंड भोलू का, यहाँ पे 3/8 मोर है ऐसा बोला है ना, यहाँ पे 3/8 मोर है ऐसा बोला है। छुटकी का अगर 8 होगा तो उसमें यहाँ पे 3 मोर, इसका मतलब भोलू का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो छुटकी का कितना था, छुटकी का 48,000 था, तो 8 यूनिट की वैल्यू 48,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 6,000 आ जाएगी। तो यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू यहाँ पे 6,000, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 66,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भोलू की यहाँ पे ESIC की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 66,000, इसका मतलब 48,000 का यहाँ पे 3/8 मोर। ठीक है, 48,000 का यहाँ पे 48,000 का यहाँ पे 3/8 मोर, इसका मतलब यहाँ पे 48,000 का फिर से मुझे यहाँ पे इंटू के साइन में यहाँ पे 3/8 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/8 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 43,000 से 43,000 का 3/8 टाइम मोर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 6,000 एंड 6,000 प्लस यहाँ पे 3,000 क्या आता है 18,000, 18,000 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6600 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, 66,000 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपसे क्या बोला है, इफ द भोलू इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट देन द फाइंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच मंथ इन भोलू इन ESIC। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक साल के लिए अगर यहाँ पे भोलू ने ESIC में 66,000 इन्वेस्टमेंट की है बराबरी के यहाँ पे मंथ के इन इंस्टॉलमेंट के साथ। ठीक है, तो उसका यहाँ पे एक मंथ का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बराबरी का किया है तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 5 जा 60, 6 बचा 0 लेना पड़ेगा, 12 5 जा 60 एंड इसके पीछे 2 0 लगेंगे। तो एक मंथ का उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5,500 हो जाएगा, तब जाके 12 महीने बाद उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 5,500 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया गाइस, किसको कोई डाउट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ENPS, yearly investment of Indumati in ENPS is what % more or less than the yearly investment of Chutki in LIC। yearly investment of Chutki in LIC से तो 48,000 से कितना कम है, यहाँ पे 32,000 कम है। 32,000 किस पे कम है, यहाँ पे 48,000 पे कम है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ किया था, दैन किसके साथ किया था, दैन ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ छुटकी इन LIC, दैन ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ छुटकी इन LIC। तो दैन के बाद की टर्म यहाँ पे ऑलवेज डिनोमिनेटर में आती है, क्योंकि कंपैरिजन दैन के साथ किया था, तो दैन वाली टर्म कंपैरिजन वाली जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है तो वो टर्म ऑलवेज यहाँ पे नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कम है, 48,000 से यहाँ पे इंदुमती का यहाँ पे NPS कितना कम है, 32,000 कम है, तो 100 पे कितना कम होगा। ठीक है, 3030 कट हो जाएगा, 16 2 जा 16 3 जा 2/3 की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 66 पॉइंट यहाँ पे 66% आ जाएगी। ठीक है, 66 पॉइंट यहाँ पे 66% आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। अब आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। स्कीम LIC गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 12% ईयरली एंड स्कीम ESIC गिव्स, LIC कितना देता है, यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट देता है एंड ESIC कितना देता है, ESIC 15% का इंटरेस्ट देता है ईयरली। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंदुमती आफ्टर ईयर। तो यहाँ पे एक साल बाद, एक साल के लिए 24,000 डाले, एक साल के लिए 19,500 डाले, तो यहाँ पे एक साल में इंटरेस्ट कितना है, 12% है। तो 24,000 का 12% क्या आता है, 24,000 का 12% मतलब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% क्या आ जाएगा, 10% यहाँ पे 2400 आ जाएगा। ठीक है, 10% 2400 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2% क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, 10% हो गया। अब यहाँ पे 2% निकाल लेते हैं, 2% क्या आ जाएगा, 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है। 1% क्या आ जाएगा, 1% 240 आ जाएगा, तो 2% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 480 आ जाएगा। ठीक है, 2% यहाँ पे 480, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करूंगा तो 12% की वैल्यू मिल जाएगी। 12% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2880 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2400, ये क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंदुमती मतलब 12% की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 2800, यहाँ पे 12% की वैल्यू है। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंदुमती आफ्टर ईयर, मतलब यहाँ पे ये क्या है, I1 की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे LIC का इंटरेस्ट। अब यहाँ पे I2 की वैल्यू निकल लेते हैं, मतलब यहाँ पे ESIC का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 19,500 का 15% क्या आता है, 10% क्या आता है, 1950 आता है। ठीक है, 10% यहाँ पे 1950 एंड 5% क्या आता है, ये क्या हो गया, यहाँ पे 10% हो गया। अब यहाँ पे 5% निकालना है, तब जाके मुझे यहाँ पे 15% मिलेगा। 15% मतलब I2 की वैल्यू, तो यहाँ पे 5% क्या आता है, 10% 1950, तो 5% मतलब 1950 का आधा, मतलब 10% का आधा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे 150 का आधा क्या आता है 75 आता है, एंड 1800 का आधा क्या आता है 900 आता है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15% की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका 50 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 50 कम हो जाएगा तो यहाँ पे 925 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2925 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो I2 की वैल्यू क्या है 29, यहाँ पे 25 है। तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिल गया, I1 प्लस I2 कितना मिल गया, ESIC एंड LIC की सम क्या आ जाएगी इंटरेस्ट की। यहाँ पे 0 प्लस 5 क्या आता है 5 आता है, 8 प्लस 2 क्या आता है 10 का 0, यहाँ पे 1 कैरी। ठीक है, यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 9 क्या आता है 18 आता है, एंड यहाँ पे 1 कैरी, एंड यहाँ पे 5850 क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे इंदुमती आ जाएगा दोनों स्कीम में। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है 1 2/5 है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4 3/10 लिख सकता हूँ, सेपरेट करके लिख सकता हूँ। इसको मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो -4 -2/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट, प्लस का 2/5 माइनस का 2/5 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी 1 3/10 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 + 3/10। तो इसे मैं यहाँ पे कंबाइन करके लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन वाला अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ तो यहाँ पे स्प्लिट वाला मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 1 3/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस आगे देखते हैं। आपकी आगे क्या दिया है, अब यहाँ पे इसका 45% निकालना है, तो परसेंट साइन से ऑलवेज 20 कट हो जाएगा। ठीक है, परसेंट साइन 20 कटर होता है। तो यहाँ पे 45 का 6 टाइम्स, तो यहाँ पे इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं 19 लिखूंगा, एंड इसे मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया। 9 का 3 टाइम्स क्या आता है 270 आता है। इसका यहाँ पे स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 361 आ जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 29 आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 39 मिलना चाहिए। ठीक है, 30 ऐड करूँगा तो 39 मिलना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 270 इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 270 चला जाएगा तो मुझे मिलेगा 3 एंड यहाँ पे 120 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 120 मिल जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, यहाँ पे 48% ऑफ यहाँ पे एक्स बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 48% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 4% की फ्रैक्शन क्या आती है, 4% इज इक्वल टू 1/25 आता है। दोनों तरफ अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 48% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12/25 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12x अपॉन क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 120 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 25 इंटू 10 क्या मिल जाएगा 250 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 250 मिल जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 60 का 10% क्या आता है 6 आता है, 6 + 12 क्या आता है 18 आता है, 18 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 18x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 135 मिल जाएगा। 18 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 18 7 26 से मतलब 9 बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लेना पड़ेगा 0 लिया क्योंकि 18 25 तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे 5 मिल जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 300 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 18 इंटू 15 करना है, तो 15 को मैं यहाँ पे 30/2 लिख सकता हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा तो 9 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 9 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 270 आता है। ठीक है, 270 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो √x इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 900 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, यहाँ पे 30 का स्क्वायर क्या आता है 900 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे 4.5 का 5 टाइम्स करना है, तो कभी भी कैसे 5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 को मैं यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ। तो 48 इंटू 10 क्या आ जाएगा, ये एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। 48 का हाफ क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है। 24 प्लस क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे 75 इंटू 0.75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका डबल क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.5 आ जाएगा। तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 0.75 मिलेगा। एंड यहाँ पे इंटू के साथ में क्या 8 है, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 इंटू 3 क्या आता है 6 आता है, इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 24 + 6 यहाँ पे 30 आती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7 5 पीछे 1 0, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। 5 इंटू 5 क्या आता है 25 पीछे 1 0। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है 10x² है, 0 से 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे x² की वैल्यू क्या मिल जाएगी 25 मिल जाएगी। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दूंगा तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे +-5 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर एंड यहाँ पे -5 का स्क्वायर, दोनों का यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 5 + 5 5 इंटू 5 क्या आता है 25 आता है प्लस का। एंड यहाँ पे -5 इंटू यहाँ पे
-5 भी क्या आता है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, +25 आता है। तो +25 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो एक तो +5 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने +-5 लिखा है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एवरी आपको केस में यहाँ पे 5 रेस्ट टू द पावर क्या है, 5 रेस्ट टू द पावर x है। इसका मतलब एवरी टर्म को मैं यहाँ पे 5 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 मतलब क्या आता है, 16 आता है। 16 इंटू 250 अपॉन में क्या है, 250 अपॉन में यहाँ पे 5 रेस्ट टू द पावर 3 है। इंटू के साइन में क्या है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 32 है। इंटू के साइन में 5 रेस्ट टू द पावर क्या है, यहाँ पे x है। अब गाइस यहाँ पे 16 टू जा क्या आता है, 16 टू जा यहाँ पे 32 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 125 मिलेगा। एंड 125 क्या होता है गाइज, 125 यहाँ पे 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब एंड 5 का क्यूब कट हो जाएगा। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 5 रेस्ट टू द पावर x बचेगा। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे बेस सेम हुए तो इंडेक्स भी सेम हो गए, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज। किसी को कोई डाउट है, 13 से डिवाइड करूँगा तो 13 टू जा 0 लेना पड़ेगा, 13 से 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 207 में 9 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 216 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x का क्यूब। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका 6 का क्यूब क्या आता है, 6 का क्यूब यहाँ पे 216 आता है, ठीक है। तो 216 का यहाँ पे क्यूब रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b है। अंडर रूट एक सेकंड, यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है। तो अंडर रूट इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होगा। तो अंडर रूट यहाँ पे ए इंटू बी लिख सकता हूँ। इसका मतलब अंडर रूट यहाँ पे 75 इंटू यहाँ पे 300 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75 इंटू 300, 75 का 3 टाइम्स क्या आता है, 225 आता है, ठीक है। यहाँ पे 225 एंड इसके पीछे 20 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। 225 का यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है। एंड यहाँ पे 2 डिजिट हो गए तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। 2 0 हो गए तो अब गाइज यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 150 आ जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 576 आ जाएगा। तो यहाँ पे 676 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लस का 276 है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो माइनस का 276 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 76 माइनस 76 0 0 एंड यहाँ पे 6 माइनस 2 क्या आता है, 400 आता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे +-20 मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे +20 होगा -20 होगा तो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा यहाँ पे बोथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड यहाँ पे बी ऐसा ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ +20 दिया है एंड बाकी नहीं दिया है एंड नन ऑफ दिस भी होगा तो आपको 20 पे टिक करना है। यहाँ पे नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे +-20 नहीं दिया है तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 20 पे टिक करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। 25% मतलब 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 इंटू के साथ में क्या है, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 360 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 इंटू यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे एक सेकंड मैं क्या करूँगा, 4 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 15 चौक 60, मतलब यहाँ पे 600 वैल्यू मिल जाएगी। 600 में से 360 चले जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 400 निकाल के 40 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 240 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। 20% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/5 आता है, ठीक है। 20% मतलब 1/5, 300 का यहाँ पे 20% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ के 2 0 कट हो जाएगा एंड 20 का 3 टाइम्स क्या आता है, 60 आता है। 60 प्लस यहाँ पे 180 क्या आता है, 240 आता है। 240 अपॉन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 30, 0 से 0 कट, 3 से डिवाइड करूँगा तो 8, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 8 मिल जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे 14 से डिवाइड करूँगा तो 14 चौक 56, पीछे 2 0, ठीक है। 400 माइनस यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 37, 7 35 350 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 350 इस डायरेक्शन में, x इस डायरेक्शन में, तो 400 माइनस 350 50 मिल जाएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव x, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 50 मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। 2⁴ मतलब 16 इंटू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू, अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 32 इंटू यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था 2 था तो यहाँ पे 2⁴ इंटू के साथ में क्या है 2⁵5, 32 को 2⁵5 लिख सकता हूँ एंड 2⁴1, तो यहाँ पे 2⁴ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2⁴ क्या है, x है, क्योंकि यहाँ पे a⁴ क्या होगा, सॉरी यहाँ पे x⁴a इंटू के साथ में x⁴b इंटू के साथ में x⁴c होगा। तो x⁴a प्लस यहाँ पे b प्लस c होगा। अगर यहाँ पे बेस सेम होंगे तीनों जगह पे तो इंडेक्स की क्या होगी, एडिशन होगी। बेस सेम होगा तो इंडेक्स की एडिशन, यहाँ पे एवरी जगह पे बेस 2 2 था तो इंडेक्स की क्या होगी, इंडेक्स की यहाँ पे एडिशन होगी,
ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम होगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 मिल जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज हमारा 35 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, ठीक है। ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 रेज टू दू, एक सेकंड 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब क्या आता है, 3 का स्क्वायर मतलब, एक सेकंड, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है, 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 9 आ जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 9 क्या आता है, 81 आता है। ये ऊपर का 81 एंड नीचे का 81 यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, ठीक है। समझ में आ रहा है गैस सभी को। अब यहाँ पे 2 इंटू 9 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है, ठीक है। 2 इंटू 9 यहाँ पे 18, 18 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 18 का स्क्वायर क्या आता है 324 एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 324 मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आज आपका काफी अच्छा समय गया होगा इस सेशन में, आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वालिटी वीडियोस के लिए, ऐसे क्वालिटी सेशंस के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर दीजिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं होगा तो प्लीज वो डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पे आपको सर्च बार में, अनअकैडमी के सर्च बार में आपको भरत मानगांवकर नाम की प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, वहाँ पे प्लीज मुझे फॉलो कर दीजिए। बहुत जल्द मैं यहाँ पे 50 आवर का एक फाउंडेशन कोर्स लेके आने वाला हूँ जो कि यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे अरिथमेटिक के सभी एक बेसिक से हाई लेवल तक टॉपिक करेंगे, तो प्लीज वहाँ पे फॉलो करके रखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जीएफ के साथ, अपने बेस्टीज के साथ ये सेशन यहाँ पे शेयर कर दीजिए एंड ठोक के दबा के यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है गाइस। अगर आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, बहुत ज़्यादा सेशन चाहिए, क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।